स्टूडेंट्स, आज हमारा नया चैप्टर स्टार्ट हो रहा है, बैलेंस ऑफ द पेमेंट। बहुत ही इंटरेस्टिंग एंड वेरी इजी चैप्टर, बैलेंस ऑफ पेमेंट। फिलहाल हम बैलेंस का मीनिंग होता है हिसाब किताब, पेमेंट, यानी कि जो हम अपनी कंट्री, जो एक कंट्री पूरे ऑल ओवर द वर्ल्ड के साथ कितना ट्रांजेक्शन्स करती है, कितना रिसिप्ट्स हैं, कितनी पेमेंट्स हैं, उनके हिसाब किताब को हम कहते हैं बैलेंस ऑफ पेमेंट। यानी कि अगर हम इसको इकोनॉमिक्स में देखें तो इट इज एन अकाउंटिंग स्टेटमेंट। ये अकाउंट क्यों है? अकाउंट होता है जो हिसाब किताब रखता है। दैट प्रोवाइड्स अ सिस्टमैटिकल रिकॉर्ड्स ऑफ ऑल इकोनॉमिक ट्रांजेक्शंस हेल्ड बाय द रेजिडेंट्स ऑफ अ कंट्री विद द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड ड्यूरिंग अ ईयर। मैं आपको बहुत बार कह चुकी हूँ कि अगर आपको इकोनॉमिक्स समझनी है तो आप उसके वर्ड्स में जाइए, क्योंकि आपको इकोनॉमिक्स क्रैम नहीं करनी होती। मैं आपको एक एक वर्ड का मीनिंग बताती हूँ। हमने यहाँ पर अकाउंटिंग वर्ड क्यों यूज किया। अकाउंटिंग मतलब ये अकाउंटिंग स्टेटमेंट है। एक डेबिट साइड आएगा, एक क्रेडिट साइड। डेबिट साइड मतलब वट एवर यू हैव टू पे, आपने रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड को जो जो पे करना है वो आपका डेबिट साइड आएगा, और वट एवर यू वांट टू रिसीव, जो आप उनसे रिसीव करेंगे, वो जो भी आपका इनफ्लो होगा वो आपका क्रेडिट साइड आएगा। दैट प्रोवाइड्स अ सिस्टमैटिकल, व्हाट डू यू मीन बाय सिस्टमैटिकल? हर चीज को एक सिस्टमेटिकल वे से हम रिकॉर्ड करेंगे। ऑल इकोनॉमिक ट्रांजेक्शंस, इकोनॉमिक का मीनिंग बताते हो। इकोनॉमिक मतलब सिर्फ जो हम पैसों से रिलेटेड करते हैं। नॉन इकोनॉमिक ट्रांजेक्शंस की कोई हमारी जरूरत नहीं है, हमें उसकी कोई हिसाब किताब नहीं करना कि आप नॉन इकोनॉमिक कितने भी ट्रांजेक्शंस कर सकते हैं। लेकिन हमारी इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन जो हमारे पैसों से रिलेटेड होती है, हेल्ड बाय रेजिडेंट्स ऑफ वन कंट्री विद द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड ड्यूरिंग अ ईयर, यानी उस कंट्री के रेजिडेंट्स, जितने भी रेजिडेंट्स हैं वो रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड के साथ जितनी भी ट्रांजेक्शन्स करते हैं इकोनॉमिक, उसके हिसाब किताब को हम कहते हैं बैलेंस ऑफ पेमेंट। आई थिंक क्लियर हो गया होगा। ऐसा कोई भी अकाउंट जो ऐसा आपको बताए, सिस्टमैटिकल रिकॉर्ड रखता हो कि आपने क्या क्या लेना है, क्या क्या देना है, लेकिन सिर्फ इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन्स के बारे में, और उसे कौन करता है? एक कंट्री के रेजिडेंट्स विद द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड ड्यूरिंग अ ईयर। अब एक ड्यूरिंग अ ईयर भी बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है। व्हाट डू यू मीन बाय ड्यूरिंग? एक साल के अंदर अंदर, यानी एक लिमिटेड गिवन पीरियड ऑफ टाइम में आप कितने दूसरे वर्ल्ड के साथ जितने भी इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन्स कर रहे हैं उसको हिसाब। ड्यूरिंग अ ईयर इसे फ्लो कंसेप्ट बना देता है। अब आप बीओपी की फीचर समझ गए होंगे। नंबर वन, ये डबल अकाउंट है तो ये डबल एंट्री सिस्टम पे बेस होगा। डबल एंट्री सिस्टम मतलब वन साइड डेबिट एंड वन साइड क्रेडिट। डेबिट जो होता है वो हमारा नेगेटिव होता है, हमें पे करना होता है, इसलिए हम उसको नेगेटिव साइड लेते हैं। और क्रेडिट क्योंकि वो हमारा रिसीविंग है, वो हमारा इनफ्लो होगा, तो पॉजिटिव साइड। ठीक है। और नंबर टू, ये हमें इसे फ्लो बनाता है क्योंकि इसे ड्यूरिंग अ ईयर चलता रहता है, कॉन्टिन्यूस प्रोसेस है। रेजिडेंस मतलब आपके रेजिडेंस में कौन कौन आते हैं? इंडिविजुअल आ सकते हैं, फर्म्स आ सकते हैं, जो दूसरे देशों के साथ जितने भी ट्रांजेक्शन्स करते हैं उनके हिसाब किताब को हम कहते हैं बैलेंस ऑफ पेमेंट। अभी हमने ऊपर एक वर्ड यूज किया था, इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन। लेट वी डिस्कस व्हाट आर द इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन। फर्स्ट इज विजिबल आइटम। विजिबल आइटम जिसको हम गुड्स भी कहते हैं, जिसको हम टेंजिबल आइटम भी कहते हैं, यानी जिसे आप देख सकते हैं, जिसे आप टच कर सकते हैं, उन्हें हम कहते हैं इकोनॉमिक्स में हम कहते हैं विजिबल आइटम। विजिबल आइटम विच वी कैन सी, विच वी कैन टच, वी मूव फ्रॉम वन प्लेस, ये आपको बॉर्डर को क्रॉस करते हुए नजर आएंगी तो विजिबल आइटम है। आपके रूम में टेबल, चेयर, बेड, टीवी, सोफा जो भी है वो विजिबल आइटम है। अब बात करते हैं एक्सपोर्ट की। अगर आप एक्सपोर्ट करते हैं, ध्यान से देखेंगे, अगर आप एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स करते हैं, एक्सपोर्ट ऑफ मोबाइल कर रहे हैं, एक्सपोर्ट ऑफ फर्नीचर कर रहे हैं, तो क्योंकि वो आपको पैसा दिलवाएगी तो वो आपकी पॉजिटिव साइड आएगी। और अगर आप इंपोर्ट करते हैं क्योंकि वो आपको पे करना पड़ रहा है, आपका आउटफ्लो फॉरेन एक्सचेंज है, तो वो नेगेटिव साइड आएगी। लेट वी टॉकिंग अबाउट द इनविजिबल। इनविजिबल का दूसरा नाम होता है सर्विसेज। सर्विसेज मीन्स इनटेंजिबल, जिसको आप देख नहीं सकते, आप टच नहीं कर सकते, आपको बॉर्डर से क्रॉस करते हुए नजर नहीं आएंगी। दैट इज कॉल्ड द इन सर्विसेज। सेम अगर आप अपनी सर्विसेज किसी को हायर कर रहे हैं, किसी से रेंडर कर रहे हैं, तो आपको पैसा मिलेगा, इट मीन्स पॉजिटिव साइड। और अगर आप किसी से हायर कर रहे हैं, आप किसी की सर्विसेज को ले रहे हैं, तो यू हैव टू पे फॉर दैट, तो इट विल बी इंक्लूडेड नेगेटिव साइड। अब आता है यूनिलेटरल ट्रांसफर, जिसको हम वन साइडेड कहते हैं। ये हमारा एक साइडेड ट्रांजेक्शन है, यानी इसके बदले में जैसे आपने किसी को गिफ्ट दिया, रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड में आपकी कोई फ्रेंड रहती है, आपने उसको गिफ्ट भेज दिया, या हो सकता है बाहर हम अपनी किसी और कंट्री
कंट्री को ग्रांट्स दे रहे हो, डोनेशंस दे रहे हो, जिसके बदले में हमें कुछ नहीं मिलेगा। हो सकता है आपके पापा बाहर जॉब करते हो, वो आपको जो सैलरी भेजते हैं जिसको हम रेमिटेंस कहते हैं इकोनॉमिक्स में, तो वो यूनिलेटरल ट्रांसफर्स होते हैं। नेचुरली अगर ये फ्रॉम है तो पॉजिटिव, और अगर आप पे कर रहे हैं तो टू, नेगेटिव साइड। अब आता है कैपिटल ट्रांसफर्स। कैपिटल ट्रांसफर्स वो होते हैं जो हमारी एसेट और लाइबिलिटी पे इफेक्ट लाते हैं। एसेट और लाइबिलिटी पे जो फर्क लाता है उसे कहते हैं कैपिटल ट्रांजैक्शन, यानी जो एसेट, और अभी हम इसको थोड़ा और भी डिटेल में पढ़ेंगे। तो लेट वी डिस्कस हाउ मेनी इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन, ये सारे डिटेल में दोबारा आएंगी। विजिबल आइटम, इनविजिबल आइटम, यूनिलेटरल, कैपिटल। विजिबल जिसे हम देख सकते हैं, टच कर सकते हैं, बॉर्डर से क्रॉस करती हुई नजर आएंगी। इनविजिबल आइटम सर्विसेज होती हैं जिसको हम देख नहीं सकते, टच नहीं कर सकते। यूनिलेटरल वन साइडेड होती हैं जिसके बदले में हमें देना नहीं पड़ता, पेमेंट नहीं करनी पड़ती। और कैपिटल ट्रांसफर्स पे होते हैं जो हमारी एसेट और लाइबिलिटीज को लॉन्ग टर्म इफेक्ट डालती हैं, दैट आर कॉल्ड द कैपिटल ट्रांसफर। फिर अब एक बार और स्ट्रक्चर ऑफ बीओपी बताती हूँ, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। आपको ये बहुत ध्यान से देखना है। अगर आपको किसी चीज के बदले में आपने कुछ ऐसा बेचा या आपने कुछ ऐसा किया जिससे आपका फॉरेन एक्सचेंज का इनफ्लो होगा, तो वो पॉजिटिव साइड में यानी क्रेडिट साइड में इनफ्लो होगा। जैसे एक्सपोर्ट ऑफ मशीनरी, आपने किसी को अपनी मशीन बेची तो नेचुरली आपको पैसे मिलेंगे, पॉजिटिव साइड। हो सकता है आपने अपनी सर्विसेज किसी कंट्री को, बाहर की कंट्री यूएसए को दी, तो आपको उसके बदले में सैलरी मिलेगी या पेमेंट मिलेगी, दैट इज ऑल्सो क्रेडिट साइड। बाहर की कंट्री वाले हमारे यहाँ घूमने आ रहे हैं तो हमें पे करेंगे, दैट इज क्रेडिट साइड। यानी जिन जिन आइटम से आपको फॉरेन एक्सचेंज का आपके कंट्री में इनफ्लो होगा, दैट आर इंक्लूडेड इन क्रेडिट साइड। लेकिन डेबिट साइड, जिन जिन कमोडिटीज के बदले में, सर्विसेज के बदले में आपको पे करना पड़ रहा है, उसको हम कहते हैं नेगेटिव साइड या डेबिट साइड। आपने इंपोर्ट्स ऑफ मशीनरी करी, इंपोर्ट किया तो आपको नेचुरली उस मशीनरी के बदले में पैसे देने पड़ेंगे। आपने दूसरी कंट्री में एसेट परचेज करा, आपको पे करना पड़ेगा। जो जिस चीज के लिए आपकी फॉरेन एक्सचेंज का आउटफ्लो हो रहा है, दैट आर इंक्लूडेड इन द डेबिट साइड। पॉजिटिव समझ गए, पैसे का आना, डेबिट साइड पैसे का जाना। अगर आप पैसे दे रहे हैं तो डेबिट और नेगेटिव साइड, और अगर पैसा आ रहा है, आने दो तो पॉजिटिव साइड। अब हम बनाने जा रहे हैं अपने बीओपी का स्ट्रक्चर, कंपोनेंट्स। दो टाइप के हमारे अकाउंट बनते हैं। पहला बनता है करंट अकाउंट, दूसरा बनता है हमारा कैपिटल अकाउंट। ध्यान से सीखिए, स्ट्रक्चर ऑफ बीओपी हमारा, जो हमारे कंपोनेंट्स ऑफ बीओपी हैं, दो टाइप के होते हैं, करंट एंड कैपिटल। स्टूडेंट्स, पहले मैं आपको करंट अकाउंट समझाती हूँ। करंट अकाउंट, करंट की हिंदी होती है चालू। चालू मतलब जो चलता रहता है। ये नॉर्मली ऐसी ट्रांजैक्शंस हैं जो चलती रहती हैं, ये नहीं कि लॉन्ग टर्म, कम और शॉर्ट टर्म, यानी इनको चलते रहना देते हैं। तो इसकी 4 आइटम हम इंक्लूड करते हैं। नंबर 1, एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट ऑफ गुड्स, एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज, यूनिलेटरल ट्रांसफर्स। आपने देखा ध्यान से कि जो आपने इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन नीचे 4 पड़ी थी, अगर हम उन 3 आइटम को ले लें तो ये हमारी करंट आइटम अकाउंट तैयार हो जाता है। आई रिपीट, एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट ऑफ गुड्स। पहले मैं आपको इसकी डिटेल पढ़ाती हूँ। अगर आप एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स कर रहे हैं, आपने कुछ भी एक्सपोर्ट किया, मोबाइल बेचे, आपने फर्नीचर बेचा, किसी कंट्री को मशीनरी बेची, नेचुरली उसको आपके बदले में पैसे मिलेंगे, तो ये पॉजिटिव साइड आएगा। आप हो सकता है इंपोर्ट करते हो, चाइना से हम इतना सारा इंपोर्ट करते हैं तो हमें उसके बदले में पे करना पड़ता है, तो ये हमारे नेगेटिव साइड आएंगे। विजिबल आइटम है ये एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट ऑफ गुड्स, जिसके बदले में हमें पे करना होता है, वो हमारी नेगेटिव साइड चली जाती हैं। जिसके बदले में हमें पैसा मिलता है, वो हमारी पॉजिटिव साइड। सेकंड आता है एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज। इसमें मैंने आपको बताया ये इंटेंजिबल होते हैं, जिसे आप देख नहीं सकते। नेचुरली अगर आप एक्सपोर्ट कर रहे हैं, अपनी सर्विसेज किसी को दे रहे हैं, उसके बदले में फॉरेन एक्सचेंज का इनफ्लो होगा, तो ये पॉजिटिव साइड। ऐसे ही अगर आप इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज कर रहे हैं, अपनी सर्विसेज किसी को दे रहे हैं, तो नेगेटिव साइड होगा। अब आता है यूनिलेटरल ट्रांसफर। यूनिलेटरल ट्रांसफर सभी ऊपर भी देखा था, ये वन साइडेड होते हैं। ऐसे ही अगर आप बाहर से आपके पापा सैलरी भेज रहे हैं, बाहर से कोई कंपनी आपको डोनेशन दे रही है, ग्रांट्स मिल रहे हैं जिसको पे नहीं करना, तो पॉजिटिव साइड। और यूनिलेटरल ट्रांसफर 2 है, यानी आप इसको बाहर के देशों को दे रहे हैं, तो इसके आपका आउटफ्लो फॉरेन एक्सचेंज है, तो ये आपका इंक्लूड होगा नेगेटिव साइड। यानी करंट अकाउंट की 3 आइटम ऊपर वाली फिर बता देती हूँ।
export and import of goods, export and import of services, unilateral transfers from and to। ये तो हमने ऊपर इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन पढ़ी थी। चौथी आइटम यहाँ पर थोड़ी सी चेंज हो जाती है, इनकम रिसिप्ट्स एंड पेमेंट्स फ्रॉम एंड टू ROW, यानी एक आपकी इन्वेस्टमेंट इनकम होती है। इन्वेस्टमेंट इनकम आपकी 3 होती है, RIP, वैसे बोलना नहीं चाहिए, रेस्ट इन पीस कहते हैं इसको, लेकिन मैं मजाक कर रही थी। ये रेंट हो गया, प्लस इंटरेस्ट हो गया, प्लस प्रॉफिट हो गया, यानी रेंट, इंटरेस्ट, प्रॉफिट, ये इन्वेस्टमेंट इनकम है। ये जो अगर आपकी कंट्री में आ रही है तो पॉजिटिव, और अगर आप किसी और कंट्री को दे रहे हैं तो नेगेटिव हो जाएगा। रेंट, इंटरेस्ट एंड प्रॉफिट। अब आपको याद हो गया होगा, आई एम श्योर, करंट अकाउंट की 4 आइटम, एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट ऑफ गुड्स, एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज, यूनिलेटरल ट्रांसफर्स फ्रॉम एंड टू, एंड इनकम रिसिप्ट्स एंड पेमेंट फ्रॉम एंड टू। आपको इसके एक्सप्लेनेशन में क्या लिखना है, एक्सपोर्ट क्योंकि आपको इनफ्लो फॉरेन एक्सचेंज देता है इसलिए पॉजिटिव साइड, और अगर इंपोर्ट आपको आउटफ्लो फॉरेन एक्सचेंज कराता है तो नेगेटिव साइड। एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज, अगर एक्सपोर्ट ऑफ सर्विस कर रहे हैं, इनफ्लो ऑफ द फॉरेन एक्सचेंज इन योर कंट्री, सो इट इंक्लूड इन पॉजिटिव। इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज या आउटफ्लो फॉरेन एक्सचेंज है, इंक्लूडेड इन नेगेटिव साइड। यूनिलेटरल ट्रांसफर्स फ्रॉम एंड टू, फ्रॉम मतलब पॉजिटिव, टू मतलब नेगेटिव। इनकम रिसिप्ट एंड पेमेंट्स यानी कि RIP, रेंट, इंटरेस्ट एंड प्रॉफिट, ये इन्वेस्टमेंट इनकम होती है। अगर आप पे कर रहे हैं तो नेगेटिव साइड, और अगर आपको आपकी कंट्री में आ रहे हैं, ये रेंट आ रहा है, इंटरेस्ट आ रहा है, प्रॉफिट आ रहा है, तो पॉजिटिव साइड। ये था हमारा। अब हम अब बनाएंगे बैलेंस ऑन द करंट अकाउंट। बैलेंस समझते हैं, हिसाब किताब। चलो जी, हिसाब किताब शुरू हो गया। हिसाब किताब में क्या करेंगे, नेट value of credit and debit balance in the balance of the current account, यानी डेबिट और क्रेडिट का हिसाब किताब करिए, कितना देना है, कितना लेना है। नेट वैल्यू ऑफ क्रेडिट एंड डेबिट साइड इज द बैलेंस ऑन करंट अकाउंट। आपको बैलेंस बनाने लग गए, क्रेडिट साइड का भी और नेगेटिव साइड का भी हो गया हिसाब किताब। ये आपका बन गया बैलेंस ऑन करंट अकाउंट। क्या, the net value of credit and debit balance is the called balance on current account। इसके भी 2 पार्ट होंगे। कैट मतलब होता है करंट अकाउंट डेफिसिट, यानी आपका करंट अकाउंट में घाटा कब आएगा स्टूडेंट, बताइए। घाटा कब आता है, जब हमें देना ज्यादा होता है और लेना कम है। हमें बाहर से पैसा कम आ रहा है, देना ज्यादा है, तो घाटा होगा। तो चलिए शुरू करते हैं। व्हेन एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स प्लस एक्सपोर्ट ऑफ सर्विसेज प्लस यूनिलेटरल ट्रांसफर्स फ्रॉम इनकम रिसिप्ट इज लेस देन, हाँ हमें पैसा कम आएगा, पे ज्यादा करेंगे किससे, इंपोर्ट ऑफ गुड्स, इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज, यूनिलेटरल ट्रांसफर्स एंड इनकम पेमेंट। समझ गए ना, यहाँ पर आपका डेबिट साइड बड़ा है किसकी से, क्रेडिट साइड से, यानी आपको देना। ये याद रखिए आइटम्स दोबारा, एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स, एक्सपोर्ट ऑफ सर्विसेज प्लस यूनिलेटरल ट्रांसफर्स फ्रॉम एंड इनकम रिसिप्ट आपकी लेस है किससे, इंपोर्ट ऑफ गुड्स, इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज प्लस यूनिलेटरल ट्रांसफर्स टू एंड इनकम पेमेंट। अब आता है कैश। कैश का मतलब होता है सरप्लस भी तो हो सकता है। करंट अकाउंट सरप्लस में क्या हो, कब होगा, समझ गए होंगे, पैसा ज्यादा आएगा, यानी व्हेन एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स, एक्सपोर्ट ऑफ सर्विसेज प्लस यूनिलेटरल ट्रांसफर्स फ्रॉम एंड इनकम रिसिप्ट अब ग्रेटर, यानी इनफ्लो ज्यादा है किससे, इंपोर्ट ऑफ गुड्स, इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज, यूनिलेटरल ट्रांसफर्स टू एंड इनकम पेमेंट। आई थिंक आपको रटना नहीं पड़ेगा। डेफिसिट में आपकी क्या है, इनफ्लो ऑफ करंट अकाउंट का आपका कम हो रहा है, आउटफ्लो आपका ज्यादा हो रहा है। इसे कहते हैं बैलेंस ऑन करंट अकाउंट, यानी यहाँ आपका क्रेडिट साइड ग्रेटर होगा किससे, डेबिट साइड से। अब हम पढ़ते हैं नेक्स्ट, हमारा अकाउंट तैयार होने जा रहा है कैपिटल अकाउंट। आपने अभी इकोनॉमिक ट्रांजैक्शंस की 4 आइटम देखी थी, कैपिटल ट्रांसफर्स, जो हमारी एसेट और लायबिलिटीज को इफेक्ट लाते हो। किसी भी कंट्री की एसेट और लायबिलिटीज को इफेक्ट लाने वाली आइटम को हम कहते हैं कैपिटल अकाउंट। तो डिफाइन तैयार हो गई, इट रिकॉल्स ऑल दोज ट्रांजेक्शन विच कॉज चेंज इन एसेट
एंड लाइबिलिटी ऑफ वन कंट्री। अगर एक कंट्री की एसेट और लाइबिलिटी पे जो आइटम्स इफेक्ट लाती हैं उनको कहते हैं कैपिटल अकाउंट की आइटम, बाकी की बची हुई को हमने बोल दिया करंट अकाउंट की आइटम। अब शुरू करते हैं एसेट और लाइबिलिटी। लाइबिलिटी में हमारा आता है बोरोइंग फ्रॉम एंड लाइबिलिटी टू। फ्रॉम मतलब आप किसी कंट्री से पैसा ले रहे हैं तो पैसा आ रहा है तो पॉजिटिव साइड। अगर आपने बोरोइंग करी इट मीन्स आपका पैसा आ रहा है तो पॉजिटिव साइड। लैंडिंग टू, देखो आप किसी से उधार लेते हो तो उसको बोरोइंग बोलते हैं, आप किसी को उधार देते हो तो उसको लैंडिंग टू कहते हैं। अगर आपने पैसा किसी से IMF से उधार लिया, वर्ल्ड बैंक से उधार लिया, किसी और कंट्री से उधार लिया तो बोरोइंग फ्रॉम, तो ये पॉजिटिव साइड है। लैंडिंग टू का मतलब क्या है, आपने किसी को उधार दिया तो ये नेगेटिव साइड, क्योंकि आपका पैसा बाहर चला गया, आप किसी को उधार दे रहे हैं, पैसा तो गया ना कंट्री से, तो ये नेगेटिव साइड। अब आता है इन्वेस्टमेंट। पर इन्वेस्टमेंट समझने के लिए पहले हमें इसके पार्ट समझने पड़ेंगे। पहला है फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, यानी ये एक ऐसा इन्वेस्टमेंट है जिसमें आप क्लेम करते हैं कि आप उसके ऑनर हो गए, यानी इट इज द सेल एंड परचेज ऑफ द एसेट विद द क्लेमिंग ऑफ ऑनरशिप। इसमें आप ओनर बन जाते हैं। आपने एक लैंड में लैंड खरीदी, कोई कंपनी खरीद ली तो आप उसके मालिक बन गए। FD यानी कि ये हो गई आपकी एसेट को। ऐसे ही अब इसका भी पॉजिटिव नेगेटिव कर लेते हैं। अगर आपकी कंट्री में FDI हो रहा है, बाहर के लोग आ रहे हैं तो पॉजिटिव साइड, और अगर आप बाहर कर रहे हैं, हमारी कंट्री वाले बाहर लैंड खरीद रहे हैं तो वो नेगेटिव साइड हो गया। अगला हमारा आता है फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट। फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट का दूसरा नाम बच्चों बहुत फेमस है, पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट। बहुत सारी बुक्स में अलग अलग नाम होते हैं। पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट, पोर्टफोलियो, इसमें भी आप सेल एंड परचेज करेंगे एसेट का, बट विदाउट द क्लेमिंग ऑफ ऑनरशिप। इसमें आपकी जो ऑनरशिप है वो आपकी नहीं बदलती। इसमें आप शेयर, बॉन्ड, डिबेंचर, अगर आपने किसी कंपनी के शेयर खरीद लिए, बॉन्ड्स खरीद लिए तो आप उसके मालिक थोड़ा बन जाएंगे, तो विदाउट द क्लेमिंग ऑफ ऑनरशिप होता है। सिंपल, अगर आपकी कंट्री के बाहर के लोग आपकी कंट्री के कोई शेयर, डिबेंचर खरीद रहे हैं तो पॉजिटिव साइड, और अगर आपकी कंट्री वाले बाहर खरीद रहे हैं तो नेगेटिव साइड। यानी अगर आप पे करते हैं, ध्यान से सुनिए, पे करते हैं तो नेगेटिव, आ रहा है तो पॉजिटिव। अगला हमारा बहुत ही अच्छा है चेंज इन फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व, यानी आपका जो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व है ना, अब वो उसमें चेंज आ रहा है। यानी हर कंट्री अपना एक रिजर्व तो मेंटेन करके रखती होगी ना, जिसको ऑफिशियल रिजर्व कहते हैं। हर कंट्री के पास फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व होता है, ठीक है। अगर उसमें से आप पैसा निकाल रहे हैं, पैसा तो आ गया ना, तो इसलिए ये पॉजिटिव साइड। और अगर आप इस रिजर्व में डाल रहे हैं तो नेगेटिव साइड, यानी विड्रॉन, उल्टा लग रहा होगा ना वैसे, विड्रॉन, अरे आप सोच रहे हो कि विड्रॉन कर लिया तो नेगेटिव, नहीं, यहाँ पर सिर्फ हमने फ्लो के बारे में बात करना है, क्योंकि हमने पैसा निकाला, हमें पानी चाहिए था, हमने पैसा निकाल लिया तो पॉजिटिव साइड, और हमने पैसा डाल दिया तो नेगेटिव साइड। अब हम बनाते हैं हमारी कैपिटल अकाउंट की 3 आइटम कौन कौन सी थी बच्चों। सबसे पहले बोरोइंग फ्रॉम एंड लैंडिंग टू ROW, इन्वेस्टमेंट फ्रॉम एंड टू ROW, तीसरा था चेंज इन फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व, यानी पहली आइटम है बोरोइंग फ्रॉम एंड लैंडिंग टू, इन्वेस्टमेंट फ्रॉम एंड इन्वेस्टमेंट टू, और हमारा है चेंज इन फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व। अब चलिए बैलेंस तैयार कर लेते हैं कैपिटल अकाउंट का। बताइए क्या होगा बैलेंस, मतलब नेट वैल्यू ऑफ क्रेडिट एंड डेबिट साइड, नेट वैल्यू ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट साइड का जब आप बैलेंस निकालते हैं, यानी अगर आपका क्रेडिट आइटम आपका मोर है कैपिटल अकाउंट के डेबिट से, यानी आप बोरोइंग फ्रॉम ज़्यादा कर रहे हैं, आपका इन्वेस्टमेंट आपकी कंट्री में ज़्यादा हो रहा है, तो आपका जो कैपिटल अकाउंट है वो सरप्लस में आ जाएगा, सिंपल। और अगर उल्टा कर लीजिए, क्रेडिट साइड लेस है डेबिट साइड से, यानी आप लैंडिंग टू ज़्यादा कर रहे हैं, एसेट बाहर की ज़्यादा खरीद रहे हैं, तो आपका कैपिटल अकाउंट डेफिसिट में आ जाएगा। अब सिंपल सा क्वेश्चन, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन करंट अकाउंट एंड कैपिटल अकाउंट। अब जब बच्चों को पूरा अभी आइटम बता दिया तो आप पहले इसमें डिफाइन लिख लीजिए, इसमें क्या क्या आता है।
export of goods, export of services, unilateral transfers from, and income receipts and payment, export and import of goods, export and import of services, unilateral transfers and और इसमें जबकि क्या आता है, इसमें हमारी एसेट और लाइबिलिटी को जो भी ट्रांजेक्शन्स इफेक्ट लाती हैं उसे कहते हैं कैप्ट। ये आपकी ट्रांजेक्शन्स चलती रहती हैं, कॉन्टिन्यूशन में रहती हैं, जबकि ये लॉन्ग टर्म आपकी इफेक्ट डालती हैं। ये हमारा नेट इनफ्लो ऑफ इनकम को शो करता है, इसलिए ये फ्लो कंसेप्ट है, और ये हमारे ये हमारी इनकम और आउटपुट को ना देकर हमारी कैपिटल एसेट को इफेक्ट आता है, इसलिए ये स्टॉक कंसेप्ट है। अब हम चलते हैं अपने एक छोटे से प्यारे से टॉपिक पे जिसका नाम है बैलेंस ऑफ ट्रेड। बैलेंस ऑफ ट्रेड क्या? आप सोचेंगे मैम कुछ नया पढ़ा रही। नहीं, करंट अकाउंट की जो पहली आइटम थी उसको हमने एक अलग नाम दे दिया बैलेंस ऑफ ट्रेड, यानी इट इज द डिफरेंस बिटवीन एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट ऑफ गुड्स। सिर्फ गुड्स के ट्रांजेक्शन, सिर्फ गुड्स का हिसाब किताब करो, क्योंकि गुड्स का जो एक्सपोर्ट इंपोर्ट है ना वो मेजर पार्ट होता है हमारे करंट अकाउंट का, तो इसलिए हम इसका अलग से हिसाब किताब रखते हैं। इट इज द डिफरेंस बिटवीन एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट ऑफ गुड्स। इसका फॉर्मूला क्या बन जाएगा? BOT इज इक्वल टू एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स माइनस इंपोर्ट ऑफ गुड्स। आप हैरान होंगे, इसके नाम बड़े हैं। इसका नाम है मर्चेंडाइज ट्रेड, बैलेंस ऑफ विजिबल आइटम या ट्रेड बैलेंस। तो इसके अगर आप समझ जाइए, अब ट्रेड सरप्लस कब होगा? सरप्लस मतलब जब आपका एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स ग्रेटर होगा इंपोर्ट ऑफ गुड्स से। और ट्रेड डेफिसिट कब होगा? जब आपका एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स कम होगा इंपोर्ट ऑफ गुड्स से, यानी यहाँ पर आपका इनफ्लो कम आ रहा है, आउटफ्लो आपका ज़्यादा हो रहा है, तो इसका मतलब आपका ट्रेड डेफिसिट। और ट्रेड बैलेंस कब होगा? जब आपका एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स इक्वल होगा इंपोर्ट ऑफ गुड्स से। अब एक छोटा सा डिस्टिंग्विश कर लेते हैं BOT और BOP का। पहले डिफाइन करते हैं। इट इज़ द डिफरेंस बिटवीन एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स एंड इंपोर्ट ऑफ गुड्स ओनली, जबकि ये आपको बहुत अभी पीछे बताया था। इट इज़ अकाउंटिंग स्टेटमेंट दैट प्रोवाइड्स all the systematical record of all economic transactions held by residents of the country with the rest of the world। BOT एक बहुत माइनर पार्ट है, इसलिए ये BOT जो BOP का है नैरो कंसेप्ट है, जबकि ये बहुत ही वाइडर कंसेप्ट है ना। अब आता है BOT में सिर्फ और सिर्फ हम विजिबल आइटम्स की ट्रांजेक्शन्स लेते हैं, जबकि इसमें विजिबल, इनविजिबल और हम कैपिटल ट्रांजैक्शन सबको लेते हैं। और जो BOT का जो घाटा है या सरप्लस है उसे BOP पूरा कर सकता है, जबकि BOP के घाटे और सरप्लस को BOP पूरा नहीं कर सकता, क्योंकि BOP एक बहुत बड़ा पार्ट है। हाँ जी स्टूडेंट, हमारा अब नेक्स्ट डिस्टिंग्विश आ रहा है बैलेंस ऑफ ट्रेड एंड करंट अकाउंट। आपने बैलेंस ऑफ ट्रेड भी पढ़ लिया, करंट अकाउंट भी पढ़ लिया, तो डिस्टिंग्विश करना बहुत आसान है। फिर दोबारा करते हैं। बैलेंस ऑफ ट्रेड इज द डिफरेंस बिटवीन एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स एंड इंपोर्ट्स ऑफ द गुड्स, जबकि करंट अकाउंट में क्या कहा था हमने? इट इज द डिफरेंस बिटवीन एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स प्लस एक्सपोर्ट ऑफ सर्विसेज, यूनिलेटरल ट्रांसफर्स फ्रॉम माइनस एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट ऑफ गुड्स माइनस इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज एंड यूनिलेटरल ट्रांसफर्स टू। ये किस किस का डिफरेंस है? एक्सपोर्ट एंड गुड्स एंड सर्विसेज, एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स एंड इंपोर्ट ऑफ गुड्स का, एक्सपोर्ट ऑफ सर्विसेज एंड इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज का। जबकि ये नैरो कंसेप्ट है, ये बहुत ही छोटा आता है, ये हमारा वाइडर कंसेप्ट है। इसमें सिर्फ और सिर्फ विजिबल आइटम आती हैं, इसमें आपकी विजिबल, इनविजिबल और यूनिलेटरल ट्रांजैक्शंस आती हैं। अब हम आते हैं अपने लास्ट टॉपिक, दैट इज वेरी वेरी लास्ट बट नॉट द लीस्ट, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, ऑटोनॉमस एंड एकोमोडेटिंग आइटम। ऑटोनॉमस का मीनिंग, ऑटो होता है जो अपने आप होता है, जो किसी से भी इन्फ्लुएंस नहीं होते, जिनको दूसरों से इन्फ्लुएंस नहीं होता, उसे कहते हैं हम ऑटोनॉमस। लेकिन इसका मीनिंग है इट रेफर्स टू दोज इंटरनेशनल इकोनॉमिक ट्रांजेक्शंस विच टेक प्लेस ड्यू टू द सम इकोनॉमिक मोटिव सच एज प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन
ट्रांजेक्शन, जो प्रॉफिट मैक्सिमाइज करने के लिए जो भी ट्रांजेक्शन इंटरनेशनल आप करते हैं जिनसे किसी का प्रॉफिट बढ़े, उसे हम ऑटोनोमस आइटम कहते हैं। जबकि ऑटो अकोमोडेटिंग में आप नॉट हटा दीजिए, इट रेफर्स टू दोज इकोनॉमिक इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन विच नॉट, देखो नॉट अलग से लगाकर दिखाया, विच नॉट टेक प्लेस ड्यू टू सम इकोनॉमिक प्रॉफिट सच एज प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन। ये आइटम प्रॉफिट कमाने के लिए की जाती हैं, ये बिना प्रॉफिट कमाने के लिए की जाती हैं। दीज आर द इंडिपेंडेंट ऑफ द बीओपी स्टेटस। इनको बीओपी के स्टेटस से कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपका बीओपी पॉजिटिव चल रहा है या नेगेटिव, जबकि इनको फर्क पड़ता है। दे आर डिपेंडेंट ऑफ द बीओपी स्टेटस कि पॉजिटिव चल रहा है या नेगेटिव। दीज आर टेक प्लेस इन बोथ अकाउंट, करंट में भी होता है, कैपिटल में भी होता है, बट ये सिर्फ कैपिटल अकाउंट में हेल्ड करता है। इसे अबव द लाइन आइटम कहते हैं, इसे बिलो द लाइन आइटम कहते हैं। बट मैं आपको थोड़ा और समझाती हूँ स्टूडेंट, अभी आपको शायद इतने अच्छे से। ऑटोनोमस आइटम यानी प्राइवेट सेक्टर को कोई फर्क नहीं पड़ता, उसको इंपोर्ट और एक्सपोर्ट सिर्फ अपने प्रॉफिट के लिए करने होते हैं। जैसे आपको अगर मैं कहूँ कि बच्चों पेट्रोल थोड़ा कम यूज किया करो, लॉन्ग ड्राइव मत किया करो, आपकी कंट्री का बीओपी घाटे में जाता है, बहुत सारा पैसा हमारा इंपोर्ट पे निकल जाता है। बट आई थिंक आप मुझे मेरी बात को ध्यान नहीं देंगे। हाँ, अब आपके इंपोर्ट बहुत ज्यादा खर्च करने से हमारी गवर्नमेंट को या हमारी कंट्री को जो नुकसान होता है, जो डेफिसिट होता है, उसको ठीक करने के लिए जो आइटम आती हैं उन्हें एकोमोडेट कहते हैं। यानी बीओपी के घाटे को या बीओपी के सरप्लस को जो जो आइटम ठीक करती हैं उन्हें हम नाम देते हैं एकोमोडेटिंग आइटम। ये वो आइटम होती हैं जो आपके बीओपी का, यानी मान लीजिए आपका कंट्री का घाटा अगर नीचे, यानी मान लो ये बैलेंस की लाइन है और आपकी कंट्री को नेगेटिव हो रहा है, तो यहाँ पर गवर्नमेंट इस घाटे को ठीक करने के लिए जो जो स्टेप बैलेंस करने के लिए अब क्या करेगी। मान लीजिए आपका बीओपी घाटे में चल रहा है, बताइए, या तो मैंने अभी आपको बताया कि जब किसी कंट्री को घाटा होता है तो या तो वो अपनी एसेट या लायबिलिटी पे इफेक्ट लाता है। हमारे घर में जो घाटा हो जाता है तो हम भी तब भी तो हम ऐसे अपनी करते हैं ना, अपनी कोई एसेट को रीसेल कर देते हैं या हम अपनी किसी से उधार ले लेते हैं। ऐसी एक कंट्री को जब घाटा आ रहा होता है उसका बैलेंस, तो या तो हम अपनी एसेट को सेल कर देंगे या किसी से हम बोरो लेंगे उस घाटे को, कि हमें लास्ट में बैलेंस ऑफ पेमेंट हर हाल में बैलेंस ही दिखाना होता है, चाहे आप उसको कहाँ से पूरा करेंगे। इन एकोमोडेटिंग आइटम को दूसरी आइटम से इन्फ्लुएंस होता है, दूसरे आइटम से इफेक्टेड होती हैं, जबकि ऑटोनोमस आइटम किसी से भी इन्फ्लुएंस में नहीं होती। गवर्नमेंट इनको बीओपी को ठीक करने के लिए या तो एसेट सेल करता है या कहीं से उधार लेता है। ऐसे ही अगर आपका मान लो बीओपी सरप्लस में चल रहा है तो आप क्या करेंगे, अपनी या तो कहीं से एसेट परचेज कर लेंगे या किसी को आप उधार देंगे, लैंडिंग टू कर देंगे। ये होता है बीओपी को आपको हमेशा बैलेंस दिखाना होता है अकाउंटिंग सेंस में, क्योंकि आपका जो डबल एंट्री सिस्टम है इसमें डेबिट साइड और क्रेडिट साइड हमेशा इक्वल होते हैं। बट ऑपरेशनल सेंस में ये आपका नेगेटिव भी हो सकता है और सरप्लस भी हो सकता है। नेगेटिव कब होगा, जब किसी की कंट्री की ऑटोनोमस रिसिप्ट कम होती हैं ऑटोनोमस पेमेंट से। बट जब आपके सरप्लस कब होगा, जब आपके ऑटोनोमस रिसिप्ट ग्रेटर होते हैं ऑटोनोमस पेमेंट से। आई होप बच्चों आपको बैलेंस ऑफ पेमेंट समझ आ गया होगा। बहुत ही सिंपल तरीके से और आसान से समझाया। इसको एक बार आप रिवाइज करेंगे तो आपको बहुत अच्छे से समझ आएगा।